हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आज हम सेकंड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है जो नेट जेआरएफ, डीटी प्लस बी, पीजीटी, आप अगर यूपी पीजीटी, आरपीएससी, ठीक है, या फिर बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स है। तो ये इसकी सबसे खास बात है, फ्री है, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद का दार्शनिक आधार। आज हम पढ़ेंगे कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद का दार्शनिक आधार में हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों को देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में, ठीक है। जैसे कि एक बार नोट करके आप यहाँ पे देखें, उत्तर आधुनिकतावाद का विचार जो है वो उत्तर संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब जो उत्तर संरचनावाद है, ठीक है, उत्तर संरचनावाद के विचारों से ही क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है उत्तर आधुनिकतावाद। यानी कि जो उत्तर संरचनावाद जो बातें कहता है वही बातें आपने उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहले कौन से दार्शनिक हैं इसके। जीन बोदरियार्ड है, ठीक है। जीन बोदरियार्ड एक फ्रांसीसी विचारक हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि उत्तर आधुनिकतावाद का विचार कहाँ से निकला है, तो फ्रांस से निकला हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आप स्टार बना दे रहा हूं मैं। उत्तर आधुनिकतावाद का विचार कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। मैक्सिमम फ्रांसीसी विचारक हैं, जिसमें जीन बोदरियार्ड हैं, आपके डेरिडा हैं, मिशेल फूको हैं, ठीक है, और जेमिशन है। जेमिशन यूएसए के हैं, बेसिकली अमेरिका के हैं, ठीक है, जिन्होंने विलंबित पूंजीवाद का विचार दिया। तो उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमें जीन बोदरियार्ड को देखना है। तो जीन बोदरियार्ड एक फ्रांसीसी विचारक हैं और इनकी एक बुक है सिमुलेशन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, स्टार बना के लिख लेना इसको। और इन्होंने एक बुक के साथ साथ एक शब्दावली भी दी है, हाइपर रियलिज्म या अति यथार्थवाद। तो नेट में अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि हाइपर रियलिज्म शब्दावली किससे संबंधित है, तो हाइपर रियलिज्म शब्दावली जो है वो जीन बोदरियार्ड से संबंधित है। क्लियर है? अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर करके लाएंगे। चलिए अब देखते हैं हाइपर रियलिज्म क्या है। क्योंकि आधुनिकता जो है संप्रेषण संचार के ऊपर ज्यादा बल देती है, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा जीन बोदरियार्ड बोल रहे हैं कि आधुनिकता जो है, ठीक है, मॉडर्निटी जो है, आधुनिकता जो है वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है? कम्युनिकेशन के ऊपर, संप्रेषण के ऊपर, ठीक है। इस पर ज्यादा फोकस करती है, इस पर ज्यादा प्रचार प्रसार करती है, ठीक है, जिससे कि कोई झूठी बात भी हमें क्या लगने लग जाती है? सही लगने लग जाती है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आधुनिकतावाद नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये शब्दावली भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जीन बोदरियार्ड क्या बोल रहा है कि आधुनिकतावाद के बारे में पहले बता रहा है कि आधुनिकतावाद क्या करता है? संप्रेषण या कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा बल देता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा बल देता है। फिर दूसरी बात क्या कहता है जीन बोदरियार्ड? कहता है कि आधुनिकतावाद एक झूठी या आभासी दुनिया तैयार करता है। अब झूठी या आभासी दुनिया कैसी होती है? जैसे कि आप देखते हैं ऐड आता है कॉम्प्लेन, ठीक है, कॉम्प्लेन पीजिए, आपकी हाइट क्या होगी? एक महीने में 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या यह पॉसिबल है? कॉम्प्लेन पी के। बट ऐसे दिखाया जाता है, ऐसा कम्युनिकेशन किया जाता है, ऐसा संचार बनाया जाता है जिससे कि आप क्या सोचते हैं? आपको एकदम बिल्कुल रियलिटी लगती है, ठीक है। तो इसी को जीन बोदरियार्ड कहता है कि यही तो हाइपर रियलिज्म है, ठीक है। हाइपर रियलिज्म क्या है? यही है, ठीक है। तो आधुनिकतावाद क्या ये कहता है कि आधुनिकतावाद क्या करता है? हाइपर रियलिज्म को तैयार करता है, ठीक है, हाइपर रियलिज्म को। ये शब्दावली याद रखें। और इसकी एक फेमस बुक जो है वो सिमुलेशन है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतिकृति, या जिसको कॉपी बोल सकते हैं। फिर आगे जीन बोदरियार्ड क्या बोलता है कि आधुनिकतावाद में जो है कोई भी सत्यता नहीं होती, ठीक है। देर इज नो ट्रुथ इन मॉडर्निज्म, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म की आलोचना कर रहा है, मॉडर्निज्म का विरोध कर रहा है, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद आया कैसे? आधुनिकतावाद के विरोध में आया, ध्यान रखना, आधुनिकतावाद के विरोध में आया हुआ है।
आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बाकी मैं बना दूंगा, ठीक है। फिर जीन बोद्रियार्ड और क्या बोलता है, आधुनिकतावाद क्या है, एक सिमुलेशन तैयार करता है। सिमुलेशन का मतलब हमारे माइंड में एक कॉपी तैयार करता है, अर्थात एक प्रतिकृति तैयार करता है, ठीक है। सिमुलेशन तो इसकी एक बुक भी है। और बोद्रियार्ड कह रहा है कि आधुनिकतावाद क्या करता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारे माइंड में एक फोटोकॉपी तैयार करता है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, जिसको हम रियलिज्म से भी हाइपर रियलिज्म मान लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या मानते हैं, हाइपर रियलिज्म मान लेते हैं, ठीक है। तो आधुनिकतावाद क्या करता है, एक सिमुलेशन तैयार करता है हमारे माइंड में, किसके थ्रू तैयार करता है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू तैयार करता है, ठीक है। जो गलत बातें होती हैं उसको भी हम क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आधुनिकतावाद एक आभासी दुनिया या विचारों का निर्माण करता है जो कि सत्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, सिमुलेशन के द्वारा आधुनिकतावाद में ऐसे विचारों का निर्माण किया जाता है जो अति यथार्थ प्रतीत होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन यानी एक प्रतिकृति होती है। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, मान लीजिए हमें एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, आधुनिकतावाद क्या करता है, आधुनिकतावाद हमें नए नए तरीके से एड दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, जिसको हम सही मान करके क्या समझ लेते हैं कि यही रियलिज्म है, ठीक है, यही वास्तविकता है। तो ये आधुनिकतावाद की क्या है, विशेषता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ रहे हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में जो जो जीन बोद्रियार्ड है, ठीक है, जीन बोद्रियार्ड जो है वो आधुनिकतावाद की आलोचना करता है, ठीक है, आधुनिकतावाद की आलोचना करता है। थोड़े से शब्दावलियों में थोड़े से इसके जैसे शब्द, क्योंकि ये फ्रेंच विचारक हैं, फ्रांसीसी विचारक हैं, तो इनके नाम थोड़े से अलग मिलेंगे आपको, लियोटार्ड, जीन बोद्रियार्ड, है ना, इस तरीके से। तो जीन बोद्रियार्ड कह रहा है कि आधुनिकतावाद क्या करता है, हमें झूठी चीजों को सत्य बनाने की कोशिश करता है, जिसको हमारे दिमाग में एक प्रतिकृति तैयार कर देता है, एक सिमुलेशन तैयार कर देता है, जिससे हम किसी बात को सत्य मानने लगते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वह जीन बोद्रियार्ड क्या कर रहा है, आधुनिकतावाद की आलोचना भी कर रहा है और उत्तर आधुनिकतावाद की ओर आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद के अगले जो दार्शनिक हैं वो है लियोटार्ड, ठीक है, जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड। अब देखिए, इन्होंने पहली बात तो मेटा नैरेटिव सिद्धांतों का खंडन किया है, ठीक है। अब मेटा नैरेटिव क्या होता है, मेटा नैरेटिव का मतलब होता है कि यह किसी विशेष ज्ञान की वैधता को यह स्वीकार करना, मेटा नैरेटिव कहलाता है। जैसे विशेष ज्ञान में आप मान लीजिए कि आप कोई पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक विशेष ज्ञान है, वेद है, ये भी क्या है, एक विशेष ज्ञान इसमें, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है, मेटा नैरेटिव का खंडन करता है, ठीक है। विशेष, अगर कोई विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज है कोई, तो मेटा नैरेटिव के थ्रू जो है वो उसका खंडन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, मेटा नैरेटिव का सिद्धांत किसने दिया, तो मेटा नैरेटिव का सिद्धांत जो है वो लियोटार्ड ने दिया, ठीक है। अब इस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑफ और अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में लिखा गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1970 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद का विचार लोकप्रिय होना शुरू हुआ। तो लगभग 1980 के आसपास जितने भी आपको उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित बुक्स देखने को मिलेंगी, तो इसी टाइम पे आपको मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये बुक आप जरूर याद रखें, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ठीक है। ये पूरा बुक है, कभी कभी पूरे बुक का नाम दे देता है आपको, बस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं कि बस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन याद कर लो, इतने से काम चल जाएगा। नहीं, जब आप याद कर रहे हैं तो आप पूरी बुक का नाम याद रखें, ठीक है, उसके टाइटल के साथ में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, उत्तर आधुनिकतावादी जो है मेटा नैरेटिव को स्वीकार नहीं करते। मेटा नैरेटिव क्या होता है, मेटा नैरेटिव का मतलब एक स्पेशल नॉलेज होता है ना, स्पेशल नॉलेज। जैसे
कोई स्पेशल नॉलेज या विशेष ज्ञान कहाँ पे मिलता है? हमें या तो पौराणिक कथाओं में मिलता है, या तो कोई ग्रंथ है, या तो कोई साहित्य है ना, इन सबको क्या करता है ये, इन सबको स्वीकार नहीं करता। उत्तर आधुनिकतावाद की सबसे बड़ी विशेषता है यह मेटा नैरेटिव का क्या करता है, खंडन करता है। कभी क्वेश्चन आए कि मेटा नैरेटिव को स्वीकार करता है या खंडन करता है, तो आपको सीधे टिक करना है कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है, मेटा नैरेटिव सिद्धांत का खंडन करता है। अब मेटा नैरेटिव क्या होता है, ये भी स्टार बना लेना आप, ठीक है। अब देखिए, मेटा नैरेटिव किसी विशेष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है। मेटा नैरेटिव एक्सेप्ट्स द वैलिडिटी ऑफ द पार्टिकुलर नॉलेज, ठीक है। और इसी पार्टिकुलर नॉलेज को जो है पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है, डिक्लाइन करता है, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद इसी पार्टिकुलर नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करता है, डिक्लाइन कर देता है। अब देखिए आगे आप समझिए। अब देखिए मेटा नैरेटिव और क्या करता है, मेटा नैरेटिव विशेषता हम पढ़ रहे हैं। मेटा नैरेटिव जो है यह सार्वभौमिकता को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करता है, ठीक है। जब मेटा नैरेटिव सार्वभौमिकता को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करता है, तो वही हमने क्या पढ़ा था उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में, कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है सार्वभौमिकता को क्या करता है, नकारता है, ठीक है। अंतिम सत्य को क्या करता है, सार्वभौमिकता नकारता है, ठीक है। अंतिम सत्य को जो है उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है, नकार देता है। अंतिम सार्वभौमिकता के विचार को उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है, नकार देता है। जबकि वही क्या करता है, मेटा नैरेटिव सार्वभौमिकता को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करता है। इसीलिए उत्तर आधुनिकतावादियों ने क्या किया है, मेटा नैरेटिव को ही अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मेटा नैरेटिव क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद के विचारों का बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद सार्वभौमिकता को नकारता है, अंतिम सत्य को नकारता है, तो वही मेटा नैरेटिव क्या करता है, सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है, अंतिम सत्य को स्वीकार करता है। तो कहीं ना कहीं मेटा नैरेटिव का विचार जो है और उत्तर आधुनिकता का विचार दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। अब देखिए मेटा नैरेटिव और क्या मानता है, मेटा नैरेटिव मानता है कि समस्त संचार जो है एक निश्चित उद्देश्यों के लिए क्या हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। अब उत्तर आधुनिकतावादी जो है मेटा नैरेटिव के स्थान पर किसको एक्सेप्ट करते हैं, ये पॉली नैरेटिव को स्वीकार करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। एक तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है मेटा नैरेटिव को डिक्लाइन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं। दूसरा, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक क्या करते हैं, बहुल नैरेटिव के विचार को स्वीकार करते हैं, ठीक है। यह मेटा नैरेटिव संबंध अगर आए क्वेश्चन में, तो मेटा नैरेटिव का संबंध किससे है, तो मेटा नैरेटिव का संबंध जो है वो लियोटार्ड से है। लियोटार्ड ने ही मेटा नैरेटिव का विचार दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए अब लियोटार्ड के कुछ विचारों को देख लेते हैं। लियोटार्ड के अनुसार आधुनिक युग में सार्वभौमिक मान्यताओं का निर्माण हुआ, जो तकनीकी एवं वैज्ञानिक वर्चस्व का परिणाम है, ठीक है। लियोटार्ड कह रहे हैं कि आधुनिक युग में, ठीक है, मॉडर्न एज में क्या होता है, सार्वभौमिक मान्यताओं का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रखना, सार्वभौमिक मान्यता को उत्तर आधुनिकतावाद जो है नकारता है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है सार्वभौमिक मान्यता को नकारता है, ठीक है। तो लियोटार्ड बताना चाह रहे हैं कि आधुनिकता के बारे में, यहाँ पे लियोटार्ड बात कर रहे हैं। लियोटार्ड कर रहे हैं कि आधुनिक युग में क्या हुआ है, आधुनिक युग में सार्वभौमिक मान्यताओं का निर्माण हुआ है। निर्माण क्यों हुआ है, क्योंकि आधुनिक युग में तकनीकी और वैज्ञानिक सारी चीजें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से एक सार्वजनिक मान्यता का निर्माण हो चुका है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होती है। तो ये क्या है, ये आधुनिकवादी विचार है, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक सत्य माना गया है आधुनिकता में। लेकिन लियोटार्ड कह रहे हैं कि कोई भी चीज अंतिम सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो सार्वभौमिक सत्य को नकारते हैं, ठीक है। आधुनिकतावाद क्या करता है, सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करता है। मेटा नैरेटिव क्या करता है, सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए, भाषाई प्रभुत्व के दौर को उन्होंने लैंग्वेज गेम के नाम से बुलाया है, ठीक है। इन्होंने बोला कि आज के टाइम पे क्या है, भाषाओं का सारा खेल है।
तो इस दौर को, इस टाइम पीरियड को उन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज गेम। कह रहे हैं भविष्य में सूचनाओं एवं तकनीकी की प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सूचना और तकनीकी को प्राप्त करने के लिए क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग समुदायों में क्या होगा, हमेशा संघर्ष होगा। अब देखिए लियोटार्ड के अनुसार, उनके अनुसार कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान दौर में विचारों को वस्तुनिष्ठ बनाने की होड़ है जो मूलतः आत्मनिष्ठ होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है हमें, लियोटार्ड, ये वाला स्टार बना लेना, ठीक है, ये वाला समझ में आ जाएगा तो सारा चीज आपको समझ में आएगा। लियोटार्ड कह रहे हैं कि कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, AI के वर्तमान दौर में विचारों को कैसा बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिविटी बनाया जा रहा है। जबकि विचार कैसे होते हैं, विचार सब्जेक्टिविटी होती है, विचार आत्मनिष्ठ होते हैं, ऐसा किसका मानना है, ऐसा उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है। उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि विचार कैसे होते हैं, विचार जो होते हैं वो आत्मनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, या जो आइडियाज होते हैं हमारे वो सब्जेक्टिविटी के बेस पर होते हैं। ठीक है, लेकिन डेरिडा क्या कह रहा है, ठीक है, लियोटार्ड क्या कह रहा है, लियोटार्ड कह रहा है कि मॉडर्न समय में, ठीक है, आधुनिक समय में क्या हो रहा है, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ चुकी है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे कि जो हमारे आइडियाज होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, मॉडर्निटी क्या कर रही है, आधुनिकता जो है विचारों को कैसे बना रही है, वस्तुनिष्ठ बना रही है। जबकि लियोटार्ड क्या है, लियोटार्ड उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक होने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, जितने भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक होंगे वे वस्तुनिष्ठता को नकारेंगे। ठीक है, वे सार्वभौमिकता को नकारेंगे, वे अंतिम सत्य को नकार देंगे। ठीक है, वो सार्वभौमिक सत्य को नकार देंगे। वो किसको स्वीकार करेंगे, वे बहुल नैरेटिव को स्वीकार करेंगे, वे सब्जेक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। देखो स्टार बना लो। लियोटार्ड कह रहे हैं कि आधुनिक युग में, ठीक है, कंप्यूटर आ चुका है, AI आ चुका है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है आधुनिक युग में, इससे जो हमारे विचार होते हैं उनको कैसा बनाया जा रहा है, सब्जेक्टिविटी की रूप दी जा रही है, उनको वस्तुनिष्ठ बनाया जा रहा है। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद वस्तुनिष्ठ विचारों को क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठता को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, नकार देते हैं। जबकि उत्तर आधुनिकतावादी क्या बताने चाह रहे हैं कि जबकि विचारों को वस्तुनिष्ठ बना रही है आधुनिकतावाद, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद कह रहा है कि विचार मूलतः कैसे होते हैं, सब्जेक्टिविटी की बेस पे होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, व्यक्तियों के विचार होते हैं। विचार कभी भी सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं यह है, ये आलोचना कर रहे हैं किसकी, आधुनिकतावाद की, आधुनिकतावाद की। ठीक है, तो आधुनिकतावाद की आलोचना करते हुए ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आधुनिकतावाद ने क्या कर दिया है, विचारों को कैसे बना दिया है, कंप्यूटर के माध्यम से, AI के माध्यम से विचारों को ऑब्जेक्टिविटी बना दिया है, ऑब्जेक्टिविटी बना दिया। ठीक है, वस्तुनिष्ठ बना दिया है विचारों को। जबकि विचार कैसे होते हैं, विचार तो आत्मनिष्ठ होते हैं। तो यही जो है उसकी आलोचना कर रहा है, आधुनिकतावाद की आलोचना कर रहा है। ठीक है, लियोटार्ड जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना कर रहा है और उत्तर आधुनिकतावाद का ये क्या है, पक्षधर है। ठीक है, अगले थिंकर जो है डेरिडा है। ठीक है, डेरिडा ने एक फेमस सिद्धांत दिया जो है वो विखंडनवाद का सिद्धांत दिया। विखंडनवाद का मतलब ही होता है कि हर चीज का क्या करना, खंडन करना। जैसे कोई अंतिम सत्य बन के सामने आ गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ग्रेविटी है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो इसका क्या करेगा विखंडनवाद, खंडन करेगा। नहीं, ये बात सत्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि, यह विखंडनवाद कहता है कि हो सकता है जिस व्यक्ति ने यह बताया है कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी होती है, हो सकता है उसके ऊपर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव हो सकता है उसके ऊपर सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव हो सकता है उसके विचार, उसको ज्ञान की कमी हो ना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिस वजह से हम कोई भी अंतिम सत्य नहीं मानेंगे। तो विखंडनवाद जो है वो हर चीज का क्या करता है, खंडन करता है। चाहे कोई भी ज्ञान हो, अंतिम सत्य नहीं हो सकता, उसका खंडन करेगा। कोई भी ज्ञान हो, कोई विचारधारा हो, कोई सी भी हो, हर चीज का ये क्या करता है, खंडन करता है। तो आप इतना याद रखें, विखंडनवाद क्या करता है,
हर चीज को तोड़ करके देखता है। अब देखिए उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार किसके, उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार डेरिडा का विखंडनवाद है। ठीक है, यानी डेरिडा ने क्या दिया, विखंडनवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें डेरिडा ने हर चीज का क्या किया, खंडन किया। तो वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद में क्या किया जाता है, किसी भी विचार को जो जिसको अंतिम सत्य, सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, हर विचारों का, हर प्रकार के ज्ञान का क्या होता है, यहाँ पे भी खंडन किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो यही बात विखंडनवाद में भी होती है, यही बात उत्तर आधुनिकतावाद में होती है। ठीक है, अब देखिए वर्ष 1960 के दशक में फ्रांस में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके प्रतिपादक कौन है, जेम्स डेरिडा है। यानी कि विखंडनवाद का सिद्धांत जो है 1960 के दशक में आया, फ्रांस में शुरू होता है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि 1970 के दशक में क्या होता है, उत्तर आधुनिकतावाद आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया पहली बात कि 1960 के दशक में पहले क्या आया, पहले विखंडनवाद आया। क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हमें ये देखने को ये मिल रहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार किसके विचारों में देखने को मिलता है, विखंडनवाद। डेरिडा का विखंडनवाद पहले आया, उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद का विचार आया। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद का विचार जो है वो डेरिडा के विखंडनवाद से क्या है, प्रभावित है। डेरिडा के विखंडनवाद से उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, प्रभावित है। ठीक है, तो विखंडनवाद सबसे पहले 1960 के दशक में फ्रांस में स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसके प्रतिपादक डेरिडा को माना गया। अब देखिए विखंडनवाद क्या करता है। विखंडनवाद के अनुसार पाठ्य पुस्तक, पाठक जो होता है, ठीक है, जो लर्नर होता है, जैसे आप क्या हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप लर्नर है। पाठ्य पुस्तक का अर्थ व्यक्तिगत रूप में विश्लेषित करेगा, लेखक के दृष्टिकोण को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। जैसे विखंडनवाद का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये चीजें क्या है, ये चीजें एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो आप क्या हैं, तो आप लर्नर हैं, अभी सीख रहे हैं, पाठक हैं आप। ठीक है, तो आप अपने तरीके से चीजों को सीखेंगे कि आप मेरी बातों को सत्य मान करके नहीं चलेंगे। आप जो मैं बता रहा हूं कि ये स्टार पॉइंट बना दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, तो विखंडनवाद कहता है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्या पता इंपॉर्टेंट कैसे, कौन सा चीज होगा, है ना। हो सकता है आपके पास नॉलेज की कमी हो जो आप इसको इंपॉर्टेंट बता रहे हो। तो विखंडनवाद कहता है कि पाठ्य पुस्तक जो बुक लिखी गई है ना, उसको हमें राइटर जिसने लिखा हुआ है उसके आइडिया से हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो उसको अपने तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हमें लेखक ने जो लिख दिया है या टीचर ने जो पढ़ा दिया है, हमें उसके दृष्टिकोण को एज इट इज स्वीकार नहीं करना है, एज इट इज हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो लर्नर होगा, ठीक है, जो रीडर होगा, जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उस बुक को देखेंगे, ना कि लेखक के दृष्टिकोण से आप उस बुक को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये विखंडनवाद कहता है। चलिए देखते हैं आगे। डेरिडा के अनुसार पाठ जो होता है, टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट के बजाय कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, अथवा सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि चैप्टर के बजाय जो टेक्स्ट होता है या चैप्टर होता है, उसके बजाय क्या इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, सामाजिक परिवेश ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी लेखक ने कोई चैप्टर लिख दिया जस्टिस पे, ठीक है, जस्टिस पे तो लिख दिया किसी चैप्टर, लेकिन वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो चीज है कि वो जस्टिस जो है किस संदर्भ में लिखा गया है ना, किस परिस्थितियों में लिखा गया है। जैसे रॉल्स ने लिखा, न्याय का सिद्धांत दिया, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 बुक में। ठीक है, तो हमने न्याय का सिद्धांत तो पढ़ लिया, लेकिन ये न्याय का सिद्धांत किस संदर्भ में दिया गया है, तो ये जो न्याय का सिद्धांत जो रॉल्स ने दिया वो अमेरिका के संदर्भ में दिया। अमेरिका की क्या सिचुएशन थी, क्या परिवेश था, वो इंपॉर्टेंट है, न कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि ये विखंडनवाद किस पर महत्वपूर्ण बल देता है, विखंडनवाद जो है, ये स्टार बना लीजिए, विखंडनवाद जो है परिस्थितियों पर, संदर्भ पर, तीन स्टेटमेंट आएंगे इस तरीके से। ठीक है, विखंडनवाद के अनुसार क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है, क्या चैप्टर महत्वपूर्ण है, या संदर्भ महत्वपूर्ण होता है, या सामाजिक महत्वपूर्ण, या परिस्थितियां। तो आपको क्या करना है, तो आपको तीन चीजें सिलेक्ट करनी है, क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। देखिए विखंडनवाद के अनुसार महत्वपूर्ण क्या होगा, संदर्भ होगा, परिस्थितियां या सामाजिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, सामाजिक परिवेश महत्वपूर्ण होगा, टेक्स्ट महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो डिफिकल्टी लेवल पे बनता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो बनाता है आरपीएससी बनाता है। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में
या फिर सेकेंड ग्रेड में, जो भी ग्रेड वाइज मुझे इतना आइडिया नहीं वहाँ पे, है ना। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो इस तरीके से क्वेश्चन वो वहाँ पे पूछता है। या तो इस बार 2021 वाले पेपर में DSSB ने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, DSSB के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था, तो ये बात आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन उठता है कि किस पुस्तक में डेरिडा ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो डेरिडा की फेमस बुक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसमें इन्होंने अपने विचार को दिया है। इनका विचार क्या है? विखंडनवाद का विचार है इनका, ठीक है। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है डेरिडा का, द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगनिंग ऑफ द राइटिंग, ठीक है, याद रख लेना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता, है ना, मैं इस पे कई बुक्स में कई जगह पे ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, ठीक है। मैं और किसी प्रोफेसर वगैरह से बात करूंगा तो मैं कभी इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग। अगर हम जाहिर सी अगर कल्पना करें तो कहने का मतलब है कि चैप्टर को क्लोज करो, है ना, जो हमने बुक पढ़ लिया मान लीजिए, वो चैप्टर को क्लोज करो, उस पार्ट को क्लोज करो, ठीक है। अब हमें क्या ओपन करना है? हमें संदर्भ ओपन करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को ओपन करना है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे? अपने अनुभव पर, अपने अनुभव पर। हमारे अनुभव कैसे होंगे? व्यक्तिगत होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिविटी बेस्ड होंगे। तो इसका स्टेटमेंट जाहिर सी बात है यही होगा, ठीक है। तो ये स्टार बना लेना। चलिए, विखंडनवाद को स्पष्ट करते हुए अपने निबंध में, इनका एक निबंध है, इस निबंध का नाम है प्लेटोज फार्मेसी शब्द, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, प्लेटोज फार्मेसी शब्द किसने दिया? ये प्लेटोज फार्मेसी किससे संबंधित है? प्लेटो से है, या हॉब्स से है, या फिर लॉक से है, या फिर डेरिडा से, है ना। तो ये जो शब्दावली है प्लेटोज फार्मेसी जो है, ठीक है, तो विखंडनवाद को इसमें प्लेटोज फार्मेसी इनकी एक निबंध है, तो इसी में इन्होंने क्या किया? प्लेटोज फार्मेसी शब्द को इन्होंने मेंशन किया और विखंडनवाद को स्पष्ट करने का प्रयास इसमें इन्होंने किया, ठीक है। तो प्लेटोज फार्मेसी आप याद रखें। देखिए, संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता, कभी भी आप ये ना सोचो कि हमें एक एक शब्द का एक एक पूरा एग्जैक्ट मीनिंग पता चलना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें आगे बढ़ के निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हमारी टाइम वेस्ट होगा। अगर आप एग्जाम में मान लीजिए आप पहुंच गए, आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, आपके आगे 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप एक क्वेश्चन में अटके पड़े हैं, अगर आपने 1 घंटे का टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले लिया तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको स्किप करके ही आगे बढ़ना बेहतर होता है हमारे लिए, ठीक है। तो बाकी 100% किसी को भी, कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी इतनी नहीं होती कभी वो कोई परफेक्शन पे पा जाए, ठीक है। तो परफेक्शन इम्पॉसिबल है, तो कोई भी टीचर, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ना ही कोई परफेक्ट बन सकता है। हर टीचर के पास एक लिमिटेड नॉलेज होता है, उसी नॉलेज में आपको वो पढ़ाता है, समझाता है। और मेन चीज़ क्या टारगेट है आपका? आपका जो मोटिव होना चाहिए वो है एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है। आप एग्ज़ाम करके, क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब लें आप, ठीक है, नेट जेआरएफ क्लियर करें, बीपीएससी करें, जो भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है करके आप अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ें। आप शब्दों के जाल में मत फंसे रहें, क्योंकि कहते नहीं कि आम खाइए आप गुठली क्यों गिन रहे हैं ना, तो वही चीज़ें हैं कि आप अपना फोकस एग्ज़ाम पे कीजिए। बाकी मेरा काम है कि मैं चीज़ों को कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा और इतने अच्छे तरीके से करूँ कि चीज़ें आपको आसानी से एग्ज़ाम में हेल्पफुल कर पाएँ, ठीक है। तो कुछ डेरिडा की बुक्स हैं, इनको आप याद कर लेना। ऑफ ग्रामेटोलॉजी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, स्टार बना लेना। स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स है, इसका पूरा नाम ये है, ठीक है। राइट ऑफ फिलोसफी है, एक है फिलोसफी ऑफ राइट, हेगल की है, ठीक है, वो ध्यान रख लेना आप, हेगल। और इसमें मार्जिन्स ऑफ द फिलोसफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोजीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राइटिंग एंड डिफरेंस, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने 2-3 बताई हैं, जैसे ग्रामेटोलॉजी है, ठीक है, को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिए आप। और नीचे वाली, ठीक है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप 2 तो कम से कम याद रखें। अगर आप पूरी याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब अगले जो दार्शनिक आधार है उत्तराधुनिकतावाद का,
बेसिकली फूको के बारे में पढ़ेंगे। फूको के बारे में हमने शक्ति जब पढ़ा था, ठीक है, पावर जब हमने चैप्टर पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, पिछली क्या जस्टिस या राइट्स के बाद हमने पावर की बात करी थी, ठीक है, पीछे के वीडियो में आप देखेंगे पावर के बारे में, तो हमने वहाँ पे फूको के विचार पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी हम उत्तराधुनिकतावाद में भी फूको के विचारों को पढ़ेंगे, जिसमें हमें फूको की शक्ति के बारे में पढ़ना है, फूको की गवर्नमेंटलिटी क्या होती है, ठीक है, फूको ने बेंथम का पेनोप्टिकल मॉडल लिया है, वो सब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, तो अगर आपको शक्ति वाला चैप्टर आपने नहीं देखा तो एक बार वहाँ से आप देख लेंगे, तो ये वाला टॉपिक आपका और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फूको का शक्ति का सिद्धांत, ठीक है, माइकल फूको कह रहे हैं कि शक्ति कहाँ क्या होती है, शक्ति जो है हर जगह मौजूद होती है। ऐसा नहीं कि शक्ति जो है सरकार के पास है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि शक्ति केवल न्यायपालिका में है, बल्कि फूको कह रहा है कि शक्ति जो है वो शरीर में केशिकाओं की भांति, ठीक है, क्या होती है, जैसे शरीर हमारे हर जगह नसें फैली हुई हैं, वेन्स हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, वैसे ही शक्ति जो है समाज में शक्ति की क्या होती हैं, अलग अलग संरचनाएं होती हैं, ठीक है। देखिए, एक समाज में शक्ति केशिकाओं के तंत्र के माध्यम से प्रवाहित होती है, यानी समाज में शक्ति के अलग अलग केंद्र होते हैं, जैसे कि स्कूल, परिवार, चर्च, विश्वविद्यालय, जेल, पागल खाना, ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब क्या है, ये सब शक्ति के अलग अलग केंद्र हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकार ही शक्ति का केंद्र होती है, ठीक है, परिवार भी शक्ति का केंद्र होता है, चर्च भी होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, शक्ति के केंद्र होते हैं। अब स्कूल कैसे शक्ति का केंद्र होता है, स्कूल में जैसे ही आप जाते हैं, ठीक है, आप जैसे स्कूल में एंट्री लेते हैं, वैसे ही अपनी सारी हरकतें, अपनी सारी अकड़ क्या करते हैं, टीचर के सामने आप ऐसे बनते हैं जैसे आप क्या हैं, बिल्कुल जेंटलमैन है ना। तो कहीं ना कहीं आप क्या है, शक्ति स्कूल के पास भी है जो आपको रेगुलेट करती है, शक्ति परिवार के पास भी है। आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, आप अगर आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप पेरेंट्स को देखते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप एकदम बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। चर्च के पास भी शक्तियाँ होती हैं, चर्च में आप जाके है ना लड़ाई झगड़े, मारपीट या गाली गलौज नहीं कर सकते, उसके पास भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन उसके। तो हर जेल के पास क्या है, जेल में भी पावर है। अगर आप बड़े से बड़े के खूंखार अपराधी हैं तो आप जेल में जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आप जेल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स के पास भी शक्ति होती है, डॉक्टर के पास क्या शक्ति होती है, डॉक्टर के पास ज्ञान होता है, ज्ञान ही, फूको कहता है ज्ञान ही क्या होती है, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है। डॉक्टर के पास नॉलेज होता है और इस नॉलेज से चाहे तो किसी भी वस्तु का उत्पादन बढ़ा दे, चाहे किसी वस्तु का उत्पादन घटा दे, ठीक है। डॉक्टर के पास क्या है, नॉलेज है, नॉलेज है, आप बीमार हैं, ठीक है, आपको फीवर है, आप डॉक्टर के पास गए, है ना, आप खुद से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, नॉलेज नहीं है। और यही इसी नॉलेज को फूको क्या कहता है, इसी ज्ञान को फूको शक्ति के नाम से बुलाता है, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, रेगुलेट तुरंत हो जाते हैं, अपने आप को अनुशासित महसूस करते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं। देखिए, केवल बल प्रयोग ही शक्ति नहीं है, वरन यह एक उत्पादक है, ठीक है। फूको कहता है कि केवल बल प्रयोग जो है वो शक्ति नहीं होती, बल्कि शक्ति क्या होती है, शक्ति जो है उत्पादक भी होती है। शक्ति में उत्पादन करने की क्षमता होती है। कैसे उत्पादन करती है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास क्या होती है, शक्ति होती है, क्यों, क्योंकि फूको कहता है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही क्या है, शक्ति है। ऐसा कौन बोल रहा है, फूको कह रहा है ज्ञान ही शक्ति है। तो डॉक्टर के पास क्या है, ज्ञान है, यानी ज्ञान है तो उसके पास क्या है, शक्ति है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, शक्ति केवल बल लड़ाई झगड़े करने में काम नहीं आती, बल्कि शक्ति के माध्यम से क्या हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। उत्पादन कैसे होगा, डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, डॉक्टर ने लिख दिया कि आप डोलो दवाई खाओ, ठीक है, डोलो 650 mg खाओ आप, ठीक है, बीडी यानी सुबह शाम, ठीक है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं इसके पास, अब सबको क्या लिख रहा है, ये डोलो लिख रहा है,
तो हो सकता है कि अलग दूसरी कंपनियां क्या है, तो जितने भी पेशेंट्स आएंगे सबको ये क्या कर रहा है, सबको ये प्रिस्क्राइब कर रहा है कि डोलो खरीदो, डोलो 650। तो कहीं ना कहीं जब सभी लोग डोलो खरीदेंगे तो डोलो की उत्पादन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन अपने आप जब बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी कंपनियों की दवाइयों का क्या होगा, प्रोडक्शन नीचे गिरेगा, है ना। तो वही फूको कह रहा है कि जो, ठीक है, फूको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि शक्ति केवल बल प्रयोग नहीं करती, बल्कि शक्ति क्या है, शक्ति में उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, उत्पादन कैसे होता है आपको ये पता चल गया, ठीक है। शक्ति क्या करती है, उत्पादन भी करती है। अब देखिए उत्पादन, ज्ञान ही क्या है, शक्ति है, ये स्टेटमेंट फूको का है। ज्ञान किसके पास होता है, इंजीनियर के पास, डॉक्टर के पास, ठीक है। इन सब के पास क्या होता है, ज्ञान होता है, और इसी ज्ञान को इसने बोला शक्ति है, इसी शक्ति ज्ञान के माध्यम से ये उत्पादन करते हैं किसी चीज का। अब देखिए माइकल फूको ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नॉलेज इज पावर या ज्ञान ही शक्ति है, तो किस आपको आंख मूंद के क्या करना है, फूको को लगा देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए शक्ति के बारे में और क्या बोल रहा है फूको। शक्ति पूरे समाज में केशिकाओं या कैपिलरी के तंत्र के माध्यम से क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। शक्ति का कोई एकमात्र केंद्र नहीं होता, ठीक है, एकमात्र केंद्र नहीं होता है। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये तो आते रहते हैं क्वेश्चन बार बार, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में क्या होती है, अलग अलग नसें होती है ना, वेन्स होती है हमारे शरीर में, उसके माध्यम से रक्त हमारा हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लो होता रहता है। वैसे ही समाज में, ठीक है, वैसे ही समाज में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, जैसे परिवार, चर्च, विश्वविद्यालय, पागलखाना, पुलिस, डॉक्टर, है ना, ये सब क्या है, ये सब शक्ति की अलग अलग संरचनाएं होती हैं। इसी के माध्यम से क्या होती है, पूरे समाज में शक्ति प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए। शक्ति संस्थाओं में नहीं होती, अपितु सामाजिक संबंधों में के तंत्र में व्याप्त होती है, ठीक है। ये कह रहा है शक्ति जो है संस्था में ही नहीं होती, बल्कि कहाँ कहाँ भी होती है, सामाजिक संबंधों में भी शक्ति होती है, ठीक है। सामाजिक संबंध जैसे आपके मदर, आपकी मदर, आपके फादर, ठीक है, आपके भाई, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के पास भी क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, शक्ति को कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते शक्ति जो है इस सामाजिक डॉक्टर के पास से शुरू होती है और सरकार के पास जाके खत्म होती है, ठीक है। शक्ति का कोई शुरुआती या कोई अंत इसका नहीं है। फूको ने जो है शक्ति के उत्पादन आयाम पर बल दिया है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। फूको कह रहे हैं कि नॉलेज इज पावर, यानी कि ज्ञान ही क्या है, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है। जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान के माध्यम से क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। जैसे डॉक्टर ने क्या करता है, उत्पादन करता है, इंजीनियर क्या करता है, उत्पादन करता है, उसके पास ज्ञान होता है, तो ज्ञान ही शक्ति है, फूको कह रहा है। अब देखिए फूको का अगला विचार, उन्होंने व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं के मध्य शक्ति तथा उसके प्रभावों का क्या किया है, निरीक्षण किया है। फूको ने यह पता लगाया कि शक्ति जो होती है समूहों में भी होती है, संस्थाओं में भी होती है ना, व्यक्तियों के मध्य होती है, इन सब के मध्य में क्या होती है, शक्तियां विभाजित हुई रहती हैं, शक्तियां बटी हुई रहती हैं, शक्ति का कोई एकमात्र केंद्र नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति केवल कुछ ढांचों तक ही केंद्रित नहीं होती, बल्कि ये समाज में क्या होती है, फैली रहती है। यही बार बार मैं ऊपर भी यही स्टेटमेंट आया हुआ था, है ना। शक्ति जो है वो कैपिलरी की भांति क्या होती है, केशिकाओं की भांति पूरे शरीर में जैसे समाज में फैली होती है केशिकाएं, वैसी जैसे हमारे शरीर में अलग अलग नसें फैली होती हैं, वैसे ही समाज में शक्तियां अलग अलग केशिकाओं के माध्यम से फैली हुई हैं, अलग अलग संरचनाओं के माध्यम से फैली हुई हैं। फूको के अनुसार शक्ति हर जगह मौजूद है, ठीक है। शक्ति का एक गुण क्या है, संप्रभुता है, ठीक है। शक्ति के पास क्या होती है, किसी को भी नियंत्रित करने की क्षमता होती है, नियंत्रित करने की क्षमता होती है, ठीक है। शक्ति के पास नियंत्रित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व भी क्या है, शक्ति का एक स्रोत है। यानी कि जिसके पास शक्ति है वही क्या होगा, उत्पादनों के साधनों का क्या होगा, वो उसके पास स्वामित्व होगा। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास शक्ति है, तो आप किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं,
आप उस उत्पादित वस्तु का मालिक बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप उस वस्तु, जब आप किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो आप उस वस्तु के मालिक भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, शक्ति का असल मकसद क्या होता है? बल प्रयोग या दबाना होता है। ठीक है, देखिए शक्ति एक ही दिशा में कार्य नहीं करती, जैसे नागरिकों पर संप्रभुता दिखाना या अमीरों की गरीबों पर शक्ति। देखिए शक्ति एक दिशा में कार्य नहीं करती, बल्कि शक्ति क्या करती है? बहुत अलग अलग दिशाओं में, बहुल दिशाओं में काम करती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशंस में क्या करती है? ये काम करती है। जैसे कि अमीर जो है गरीबों को अपनी शक्ति से प्रभावित करते हैं, फिर वही क्या करते हैं? गरीब अपना एक संगठन बना करके आंदोलन करते हैं, फिर वो अमीरों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब जैसे सरकार क्या करती है? नागरिकों को प्रभावित करती है, फिर समय आने पर नागरिक क्या करते हैं? सरकार को प्रभावित करते हैं, है ना। तो शक्ति किसके पास होती है? शक्ति जो है अलग अलग संस्थाओं के पास होती है। शक्ति कभी भी एक दिशा में काम नहीं करती कि हमेशा अमीर जो है वो गरीब के ऊपर ही शक्ति का प्रयोग करेगा, नहीं। अगर अगर ऐसा हुआ हमेशा तो क्या हुआ? शक्ति एक दिशा में काम कर रही है, बल्कि फिर क्या होता है? गरीब क्या करते हैं? फिर अमीर को प्रभावित करते हैं। गरीब लोग अपना क्या करेंगे? एक यूनियन बना लेंगे, एक संगठन बना लेंगे, फिर इसी संगठन के माध्यम से फिर ये अमीरों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फूको ने शक्ति के विश्लेषण को राजनीतिक तथा आर्थिक आयामों से क्या किया है? अलग किया है। तो ये बात स्टार बना लेना। ठीक है, इन्होंने बताया कि शक्ति जो है राजनीति से और आर्थिक आयामों से क्या है? शक्ति अलग है। शक्ति का राजनीति से और अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। स्टार इसलिए मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन और कारण में आते हैं। ठीक है, तो कथन और कारण में अगर इस तरीके से आपके स्टेटमेंट तैयार नहीं होंगे ना, तो आप समझ लेना कि फिर आपकी डूबने वाली है नैया फिर। हाँ। चलिए, फुकोट ने शक्ति के बारे में उत्तर आधुनिकतावादियों से लिए तथा शक्ति की पारंपरिक विचारधारा को इन्होंने क्या दिया है? चुनौती दी है। अब देखिए शक्ति के बारे में विचार इन्होंने कहां से लिया? तो शक्ति के बारे में विचार जो इन्होंने लिया है वो उत्तर आधुनिकतावाद से लिया है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद से इन्होंने शक्ति के बारे में विचार लिया है, और शक्ति की जो पारंपरिक विचारधारा है उसको क्या किया? इन्होंने चुनौती दी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, फूको ने कहा कि केवल राजनीतिक तथा आर्थिक आधारों पर ही शक्ति में व्याख्या नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक तथा आर्थिक आधारों पर ही शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फूको ने क्या किया है? शक्ति को राजनीति से तथा अर्थव्यवस्था से क्या रखा है? अलग रखा है। इन्होंने ये बताया कि राजनीति के आधार पर और अर्थव्यवस्था के आधार पर हम जो है शक्ति की व्याख्या नहीं कर सकते, बल्कि शक्ति को परिभाषित करने के लिए, पावर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि शक्ति का एक डायमेंशंस क्या है? एक पहलू है समाजशास्त्रीय पक्ष। ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द पावर। सामाजिक पहलू का भी उन्होंने विश्लेषण किया हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा कि अब आप पूछेंगे शक्ति तो माइकल फूको तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, फिर ये समाजशास्त्र पर क्यों बल देंगे? ठीक है, तो ये शक्ति की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शक्ति का जो पहलू होता है वो राजनीतिक नहीं होता, वो केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि शक्ति के और भी पहलू होते हैं, जो समाजशास्त्रीय पहलू भी इसका एक पहलू है। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात ऊपर वाली आ गई जो स्टेटमेंट में आई थी, रिपीटेशन हो गया ये वाला वर्ड। ठीक है, समाज में शक्ति उसी प्रकार फैली होती है जैसे शरीर में क्या होती है? हमारे शरीर में कोशिकाएं या केशिकाएं। ठीक है, उसी तरीके से फैली हुई है शक्ति भी। शक्ति का आधार केवल राज्य और सरकार के संगठनों में ही नहीं होता, अपितु शक्ति किसके पास होती है? फाइनेंस में होती है, ऑडिट में होता है, विज्ञान में होता है, मनोचिकित्सक में होता है, और विशेषज्ञों में ही शक्तियाँ अलग अलग रूपों में विभाजित होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अकाउंटेंट के पास भी शक्ति होती है, फाइनेंस के पास भी शक्ति होती है, विज्ञान के पास भी शक्ति है, डॉक्टर के पास भी शक्ति है, इंजीनियर के पास भी शक्ति है, पुलिस के पास भी शक्ति है, सरकार के पास भी शक्ति है ना। तो शक्ति का कोई केवल एक आधार नहीं है, शक्तियां अलग अलग लोगों के पास होती हैं।
इतना अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन उत्तर आधुनिकतावाद पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना से भी टफेस्ट क्वेश्चन बना ले, है ना, वो आप सही कर जाएंगे। बस आप गलती कहाँ करेंगे, बुक वाली सेक्शन में, ठीक है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि आपको बेसिक ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपसे गलती कहाँ पे होगी फिर बुक में, क्योंकि आप बुक जब तक याद नहीं करेंगे, क्योंकि बुक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसको केवल रटना है, ठीक है। रट लो इसको, लर्न बाय हार्ट कर लो इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखिए फूको की शक्ति के बारे में, शक्ति के द्वारा पहचान और आत्मनिष्ठता का निर्माण होता है। देखिए फूको किस पर बल दे रहे हैं, आत्मनिष्ठता। अब यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ गया, क्यों क्यों आ गया शक्ति के द्वारा, क्योंकि अगर यही होता ऑब्जेक्टिविटी तो क्या करते हैं आप, तो ऑब्जेक्टिविटी को तो उत्तराधुनिकतावाद नकारता है, आपने अभी पढ़ा, आधुनिकतावाद नकारता है, ठीक है। तो माइकल फूको कैसे फिर ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो ये तो सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, ये तो व्यक्तिगत पहचान की बात करेंगे, ये तो सार्वभौमिकता को नकारेंगे। व्यक्तिगत पहचान अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की पहचान अलग हो सकती है, ए की पहचान अलग है, बी की पहचान अलग है, सी की पहचान अलग है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो क्या होगा, ए बी सी सबके लिए क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पहचान पर ये बल दे रहे हैं, ठीक है, और आत्मनिष्ठता पर फूको बल देते हैं शक्ति के द्वारा। तो ये इन सब बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जिससे कि चीजें आपको आसानी से क्लियर होती चले, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। माइकल फूको कहते हैं कि शक्ति जो है कोई वस्तु या कोई तत्व नहीं है जो किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित होती है, बल्कि शक्ति का प्रयोग एक तकनीकी के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। फूको का कहना है कि कोई शक्ति जो है कोई एक वस्तु नहीं होती, इसे मान लीजिए पेन में ही शक्ति है, ठीक है। तो इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं ये किसी संस्था में या किसी वस्तु में के रूप में ये शक्ति विद्यमान नहीं होती है, ठीक है, बल्कि शक्ति का प्रयोग तकनीकी के रूप में किया जाता है। शक्ति का प्रयोग कैसे होता है, ज्ञान के रूप में। सब तकनीकी का मतलब क्या है, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। शक्ति का प्रयोग कैसे होता है, ज्ञान के रूप में, तकनीकी के रूप में होता है, ठीक है। फूको ने शक्ति के इन रूपों को क्या बोला है, गवर्नमेंटलिटी के रूप में बोला। ये शब्दावली है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख ले, गवर्नमेंटलिटी या फिर प्रशासकीयता, ये शब्द आता है कभी कभी, प्रशासकीयता, ठीक है, ये वाला टर्म आता है। प्रशासकीयता शब्द मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रशासकीयता, प्रशासकीयता शब्द, प्रशासकीयता ना आकर के कभी कभी गवर्नमेंटलिटी दे देता है, तो इन दोनों में से आप अपना जो है एक आइडिया मोटा मोटा बना ले, ठीक है। आपको प्रशासकीयता वाला याद रखना है, गवर्नमेंटलिटी, दोनों याद रखें आप, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप याद रखें, ठीक है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंटलिटी क्या होती है ना। प्रशासकीयता का मतलब लोग, तुम अपने आप से कैसे रेगुलेट हो जाते हो, कैसे आप अपने आप प्रशासित होते हो, आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करता, फिर भी आप कैसे रेगुलेट होते हो, है ना। कहने का मतलब है जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटल में गए, ठीक है, आप अस्पताल में जाते हैं, ये कलर थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहाँ पे आते हैं, अस्पताल में जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में आप गए, तो डॉक्टर के पास जैसे पहुंचते हैं आप क्या हो जाते हैं, तुरंत आप रेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। आप क्या होते हैं, क्या कोई सरकार आपके ऊपर आके, क्या कोई पुलिस प्रशासन आपके ऊपर डंडे चला रही है कि आप मत बोलो, नहीं, आप क्या है, ये अलग अलग संरचनाएं होती हैं समाज में जो व्यक्ति को नियंत्रित करने का क्या है, साधन है, ठीक है। आप जेल में, जेल के सामने से आप जैसे गुजरते हो, ठीक है, जैसे आप जेल के सामने से गुजरते हो, आपकी हेकड़ी क्या हो जाती है, अपने आप रेगुलेट हो जाते हो, है ना। आपको देख करके, पुलिस को देखते हो आप क्या होते हो, आप पुलिस को देखते ही आपके अंदर मन में डर बन जाता है ना। आप पागल खाने देखते हो, पागल खाने को देखें आप अगर, तो पागल खाने को देखते ही आप क्या होते हो, अरे ये तो बेकार बहुत चीज़ है, आपके मन में एक अलग सा विचार आता है कि नहीं नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें पागल खाने में डाल दिया जाए, ठीक है। आप सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं, यहाँ पे सीसीटीवी, आप सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं, आप क्यों रेगुलेट हो जाते हैं, क्या सीसीटीवी कैमरा आपको डंडा चलाता है आपके ऊपर, क्या आपको मारता है, नहीं, ये सब क्या है, आप चीज़ों को देख करके खुद रेगुलेट हो रहे हैं ना। ये सब क्या है, ये सब शक्ति के अलग अलग माध्यम हैं। सीसीटीवी कैमरा, परिवार, संस्था, आप बड़े अपने घर में बड़े बुजुर्ग को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं,
बड़े बुजुर्ग को देख करके आप अपने आप से रेगुलेट हो जाते हैं ना, अपने आप को आप नियंत्रित कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको ये महसूस आप कराते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हम एक सभ्य नागरिक हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फूको यही कह रहा है, यही इसी को गवर्नमेंटलिटी बोलता है फूको, ठीक है। तो इस शब्द को जरूर याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको शब्दावली बता रहा हूँ, वो स्टार बना देता हूँ उसको, गवर्नमेंटलिटी या प्रशासकीयता। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त भाई प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है, या फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप यहाँ से मेरे वीडियो से अगर कर रहे होंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। गलत वही होंगे जो बुक वाले होंगे, क्योंकि बुक आप याद नहीं कर पाते हो, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो बुक आपको एक पेज पे लिख के याद करना है, कैसे भी करें वो आपका काम है, ठीक है। चलिए, अब देखिए फूको जो है गवर्नमेंटलिटी के बारे में क्या बताते हैं, अनुशासन के बारे में क्या बताते हैं, और कैसे व्यक्ति जो है नियंत्रण के कैसे जो है सत्ता के माध्यम से नियंत्रण होता है व्यक्ति के ऊपर, या फिर कैसे व्यक्ति के ऊपर अनुशासन बनाया जाता है, ठीक है। तो अनुशासन बनाने के लिए, गवर्नमेंटलिटी बनाने के लिए फूको ने क्या क्या मॉडल बताए हैं, क्या क्या विचार दिए हैं, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। फूको अनुशासन और नियंत्रण की सत्ता का मॉडल चिन्हित करने के लिए राजनीतिक चिंतक बेंथम, ठीक है, जेरेमी बेंथम द्वारा कल्पित जेल पेनोप्टिकल का उल्लेख करते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर पेनोप्टिकल मॉडल क्या है, ठीक है। पेनोप्टिकल मॉडल किसने दिया, तो जेरेमी बेंथम ने पेनोप्टिकल मॉडल दिया है, ठीक है। बेंथम ने क्या दिया है, पेनोप्टिकल मॉडल दिया है बेंथम ने, ठीक है। अब ये पेनोप्टिकल मॉडल है क्या, एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। अब पहले ये समझिए कि पेनोप्टिकल मॉडल किसने दिया, तो जेरेमी बेंथम ने दिया, ठीक है। और जेरेमी बेंथम ने पेनोप्टिकल मॉडल दिया, और अगर ऑप्शन में बेंथम ना हो तो दूसरा अगर कोई ऑप्शन आए कि फूको ने पेनोप्टिकल मॉडल का यूज किया है, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ। बेंथम के पेनोप्टिकल मॉडल का प्रयोग किसने किया है, फूको ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि अनुशासन को बनाए रखने के लिए किया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पेनोप्टिकल मॉडल किसने दिया, पेनोप्टिकल पेनोप्टिकल जो भी है शॉर्ट, जैसे भी सीधी उल्टी देख लिख रहे हैं, ठीक है। पेनोप्टिकल मॉडल बेंथम ने दिया। बेंथम ने इसलिए दिया क्योंकि बेंथम चाहता है कि कुछ कैदियों के ऊपर क्या किया जाए, कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए, ठीक है। एक आभासी जेल बना देता है वो, ठीक है। बेंथम कहता है कि यहाँ पे कुछ कैदी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इस जेल में कैदियों को डाल दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पिलर बना दिया जाएगा या पोल बना दिया जाएगा, ठीक है। ये जेल कैसा होगा, अर्धचंद्राकार जेल होता है, ठीक है। ये अर्धचंद्राकार होगा। तो कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए कैदियों को एक बार ये बता दिया जाएगा, हाँ जितने कैदी भाई, जितने लोग आप यहाँ पे हो जेल में, ठीक है। ये जेल है बेंथम का, पेनोप्टिकल जेल है, सॉरी जेल है ये, ठीक है। इसमें इन कैदियों को ये बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर नजर रखने के लिए एक यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपके ऊपर नजर रखने के लिए खड़ा हुआ है, और इसके हाथ में बंदूक है। जैसे ही कोई बंदा अगर पीछे देखेगा, जेल से पीछे की तरफ मुड़ेगा, तो ये बंदा क्या कर देगा, शूट कर देगा उसको, ठीक है। तो अब इनके मन में क्या हो गया, अनुशासन आ गया है, डर बैठ गया है। अगर हमने गलती से भी देखा तो जो इस पोल पे खड़ा हुआ आदमी है वो क्या कर देगा, हमें गोली मार देगा, ठीक है। तो अब अगर बेंथम कहता है कि इस आदमी को फिर यहां से कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। हटा लेंगे, इसकी जगह पे एक पुतला खड़ा कर देंगे, ठीक है। एक पुतला खड़ा कर देंगे या स्टैचू बना दें, कुछ भी बना दें, जिससे कि इन लोगों को ये लगे, आते आते ये लोग देखें कि वहां पे एक बंदा खड़ा है। अगर हमने पीछे देखा तो क्या हो जाएगा, हमें गोली मार दी जाएगी ना। तो ये लोग क्या होंगे, ये लोग जेल में अपने आप क्या होंगे, अनुशासित होते रहेंगे, अनुशासित होते रहेंगे, ठीक है। तो ये इसी अनुशासन का प्रयोग किसने किया है, इसी पेनोप्टिकल मॉडल का यूज जो है वो फूको ने किया है, ठीक है।
अब आप सीसीटीवी कैमरा देखते हो तो आप सीसीटीवी कैमरा का क्या कोई आवाज़ थोड़ी बताता है कि कोई चोर आया है नहीं आया है। वो तो सीसीटीवी कैमरा देखते ही आप क्या होते हैं, अपने आप अनुशासित हो जाते हो। पुलिस को देखते ही अपने आप क्या होते हो, अनुशासित हो जाते हो। जेल को देखते ही अपने आप अनुशासित हो जाते हो। डॉक्टर को देखते ही आप अपने आप अनुशासित हो। तो ये सब क्या है, अनुशासन के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब देखिए फूको पेनोप्टिकल के सिद्धांत को एक ऐसे रूपक की तरह देखते हैं जो जेल की चौहद्दी के पार जाकर स्कूलों, कारखानों, अस्पतालों में अनुशासन का आम ढर्रा बन जाता है। ठीक है, यानी फूको कहता है, पेनोप्टिकल मॉडल का उदाहरण लेकर के फूको ये बताता है कि जैसे बेंथम ने पेनोप्टिकल मॉडल का यूज करके कैदियों को डरा दिया कि हमें पीछे नहीं देखना, नहीं तो हमें क्या कर देगा, अगला बंदा शूट कर देगा। ठीक है, गोली मार देगा हमें। ठीक है, तो वैसे ही आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे स्कूल, कारखाने, अस्पताल, ये सब क्या है, ये सब अनुशासन के नए नए तरीके हैं जो बेंथम के पेनोप्टिकल मॉडल के तर्ज पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझते हुए अच्छे से चलें। आप देखिए, अगर समझें, अस्पताल में जाते हैं आप क्या करते हैं, आप कितने भी रंगबाज हों, ठीक है, आप कितने भी रंगबाज हों, कितने बड़े गुंडे हों, आप डॉक्टर के सामने जाते हैं, क्या करेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे, डॉक्टर साहब हमें, हमारे बच्चे को या हमारे पेरेंट्स को बचा लीजिए आप। ठीक है, क्यों करते हो, डॉक्टर के सामने आप क्यों बंदूक नहीं दिखाते, क्यों रंगबाजी नहीं दिखाते, क्योंकि उस आपको पता है ना इसके पास क्या है, शक्ति है। कैसी शक्ति, ज्ञान वाली शक्ति है इसके पास। ठीक है, अगर हम इसके इससे ज़्यादा 3-5 करेंगे तो क्या कर देगा, कहीं पता लगा ठीक करने की बजाय इसने पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया, बोल देगा कि आपके मरीज या पेशेंट के बॉडी में क्या फैल चुका है, पॉइजन। तो इसीलिए हम उससे ज़्यादा 3-5 नहीं करते ना। हम स्कूलों में जाते हैं, हम क्यों अपनी अकड़ अपनी जेब में रख लेते हैं, क्योंकि टीचर क्या कर देगा, हमारी तुरंत वहीं पे कुटाई कर देता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब पेनोप्टिकल मॉडल के तर्ज पे ये सारी संरचनाएं बनाई गई हैं। बेंथम कहता है इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से, सॉरी फूको कहता है इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से ही जो है व्यक्तियों के ऊपर क्या करते हैं, अनुशासन बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रांसीसी चिंतक, फ्रांस का विचारक है मिशेल फूको। इसकी फेमस बुक है डिसिप्लिन एंड पेनिस, स्टार बना लेना। में बेंथम की इस अवधारणा के इस्तेमाल के जरिए दिखाया कि, अब देखिए क्वेश्चन आता है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में इसने कौन सा मॉडल यूज किया है, तो इसने पेनोप्टिकल मॉडल, पेनोप्टिकल, ठीक है, पेनोप्टिकन मॉडल का प्रयोग इसने अपनी कौन सी बुक में किया है, तो डिसिप्लिन एंड पनिश, यानी डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा हमें। अगर हम डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पनिश मिलेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन एंड पनिश बुक में इसने बताया कि बेंथम का पेनोप्टिकल मॉडल कैसे डिसिप्लिन और पनिश बना के रखता है। ठीक है, तो इसने जो है अपनी फेमस जो बुक है इसकी डिसिप्लिन एंड पनिश में बेंथम की इस अवधारणा का इस्तेमाल करके यह दिखाया कि किस तरह आधुनिक समाज में कारागार ही नहीं बल्कि सेना, विद्यालय, अस्पताल, कारखाने जैसी अनेक संरचनाएं क्या करती हैं, पेनोप्टिकल के तर्ज पर ही बनाई गई हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बताया हूं कि बेंथम के जो पेनोप्टिकल मॉडल है बेंथम का, उसके आधार पर इसने बताया कि आधुनिक समाज में क्या होता है, आधुनिक समाज में केवल जेल ही नहीं हमें नियंत्रित करता है बल्कि सेना भी हमारे ऊपर नियंत्रण बनाती है, हमें अनुशासन में रखती है, विद्यालय भी रखता है हमें अनुशासन में, अस्पताल भी रखता है, कारखाने भी रखते हैं, है ना। अगर कारखानों में हमें काम करने गए हैं, काम न करने की बजाय हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके सोएंगे तो हमें क्या कर दिया जाए, हमें निकाल दिया जाएगा। तो हमें निकालने के डर से हमारे ऊपर क्या बनता है, अनुशासन बनता है। कारखानों में क्या होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इससे वजह से वह अनुशासित होते थे। तो कहीं ना कहीं बेंथम का जो पेनोप्टिकल मॉडल है, इसी पेनोप्टिकल मॉडल का सहारा लेकर के मिशेल फूको ने यह बताया कि आधुनिक समाज में नियंत्रण रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए अलग अलग संरचनाएं होती हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से ही व्यक्तियों के ऊपर अनुशासन बनाए रखने का काम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फूको के अनुसार आधुनिक समाज जो है अनुशासन लागू करना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने हर सदस्य पर हर हालत में निगरानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आधुनिक समाज में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाज के जितने भी मेंबर होंगे सोसाइटी के, उन पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। नज़र रखने के लिए हमारे पास अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, सेना, पुलिस, जेल, है ना, अस्पताल, डॉक्टर, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, हमें अनुशासित बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए निगरानी की यह प्रक्रिया कुछ
इस तरह चलती है जैसे कि कुछ हो ही न रहा हो, जबकि कुछ हो ही न रहा हो, सब कुछ सामान्य हो। देखिए, हमें यह नहीं पता चलता हमारे ऊपर कोई निगरानी कर रहा है। ठीक है, क्या आपको पता चलता है? आप कॉलेज में जाते हो पढ़ने, मान लीजिए आप डीयू में गए, ठीक है, आप डीयू में पढ़ने गए, तो आपके आपके ऊपर कोई नज़र थोड़ी रखता है, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर वास्तव में क्या होता है, आप अपने आप से अनुशासित होते हैं, आपके ऊपर नज़र रखी जाती है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, है ना, टीचर्स के माध्यम से, है ना। आपको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। आप डरते रहते हैं, कहीं आप ये सोचते हैं कहीं कोई टीचर मुझे देख लेगा तो हमें पनिशमेंट देगा, है ना। आप डरते हैं कि हम कुछ सामान नुकसान करेंगे स्कूल में, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा? सीसीटीवी कैमरे में देखेगा कोई टीचर तो हमें पनिशमेंट देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपने आप रेगुलेट होते हैं। लेकिन रेगुलेशन हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर नियंत्रण तो रखा जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है। हमें लगता है सब कुछ सामान्य होता है, हम अपने कॉलेज में जाते हैं, आराम से सब कुछ घूम टहल के आ जाते हैं, लेकिन नियंत्रण हमारे ऊपर बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो यही क्या है? यही पैनोप्टिकन का उद्देश्य है। पैनोप्टिकन का मतलब है कि हमारे ऊपर क्या रखना? हमारे ऊपर अनुशासन को बनाए रखना, अनुशासन को बनाए रखना या नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, यही क्या है? यही पैनोप्टिकन का उद्देश्य है। क्लियर है? चलिए, अब मिशेल फूको की कुछ बुक्स हैं, इस बुक्स को देख लेते हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, सारी बुक्स इसकी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, ईयर वाइज अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक मिशेल फूको की बुक्स के बारे में सीक्वेंस से नहीं दिया है कभी क्वेश्चन। हो सकता है इस बार क्रम से लगाने के लिए दे दे बुक। आपको बहुत सारी बुक्स याद हैं, बट आपको क्रम से नहीं याद है तो भी दिक्कत हो सकती है। द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स 1970, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, इसी में क्या किया इसने? इसी में इसने पैनोप्टिकन मॉडल दिया है। पैनोप्टिकन मॉडल की बात की है। ठीक है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, अगर हम डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पनिश मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है इसकी फेमस बुक है। तो इस जितनी भी है 4-5 है ना, 5 बुक्स है इसकी फेमस है, इन सबको आप जरूर याद रखिए। ठीक है, फिर लास्ट इसमें जेमिसन आते हैं, एक अलग थिंकर हैं। ये क्या है? ये यूएसए के हैं, अमेरिका के विचारक हैं ये। ठीक है, ये नव मार्क्सवादी है, पहली बात। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं पूंजीवाद, जो आधुनिक पूंजीवाद है, उसकी आलोचना किया है इन्होंने एक फेमस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, विलंबित पूंजीवाद। ठीक है, विलंबित पूंजीवाद, ये स्टार बना लेना, इसको रट लेना आप। ठीक है, यही एग्जाम में पूछता है कि विलंबित पूंजीवाद शब्दावली किसने दिया है, या फिर विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क, इस तरीके से पूछता है। यह विलंबित पूंजीवाद या विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क पूछता है ना। किसने दिया है? तो ये जेमिसन ने दिया। ठीक है, जेमिसन नौ मार्क्सवादी विचारक हैं। तो इन्होंने इसमें यह बताया है कि जो पूंजीवाद होता है, ठीक है, पूंजीवाद का स्वरूप क्या हो चुका है, आज के टाइम पे बदल चुका है। और जो पहले 100, 150, 200 साल पहले पूंजीवाद का स्वरूप था, वो पूंजीवाद अब ऐसा नहीं रहे। अब आज का जो पूंजीवाद है वो कैसा है? वो उपभोक्ता आधारित हो चुका है। ठीक है, वो सर्विस बेस्ड हो चुका है। ठीक है, पहले पूंजीवाद क्या था? पहले पूंजीवाद में ज्यादा शोषण होता था, लेकिन आज का पूंजीवाद क्या करता है? आज भी शोषण होता है, लेकिन इसका क्या हो चुका है? आज शोषण के तर्क बदल चुके हैं। कैसे तर्क हो चुके हैं? सांस्कृतिक तर्क में शोषण करता है, हमारे कल्चर का ये शोषण करता है। ठीक है, वह पूंजीवाद के तीसरे महान विस्तार के रूप में आधुनिकतावाद को देखता है। ठीक है, यह कह रहा है कि आधुनिकतावाद का विस्तार कैसे हो रहा है? तो पूंजीवाद के रूप में हो रहा है। ये भी जेमिसन भी कैसा विचारक है? जेमिसन भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है, और ये पूंजीवाद का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि पूंजीवाद आज क्या हो चुका है? विलंबित पूंजीवाद के रूप में आ चुका है। जैसे पहले पूंजीवाद था वैसे नहीं है, वह उसका स्वरूप क्या हो चुका है? विलंबित हो चुका है, सस्पेंडेड हो चुका है। ठीक है, या लेट कैपिटलिज्म हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या हो चुका है? अब पूंजीवाद का रूप बदल चुका है। अब पूंजीवाद जो है हमारा, अब वैसा शोषण नहीं करता। अब हमारा पूंजीवाद, जो आधुनिक पूंजीवाद है, कैसा शोषण कर हमारा कैसा शोषण कर रहा है? तो हमारा ये सांस्कृतिक शोषण कर रहा है, कल्चरल लॉजिक के बेस पे हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने यूथ कंपटीशन की बुक से लिया है। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम, YCT लिखा हुआ है ना यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस बुक को, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन ऊपर क्यों बताता हूँ स्टार बना के। देखिए ये आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। जो आरपीएससी में आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, जरूरी नहीं कि वो नेट में ना आए, ठीक है। वो नेट के एग्जाम में भी आ सकता है, वो DSSB के एग्जाम में भी आ सकता है, वो बीपीएससी में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो किसी भी एग्जाम के पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत उत्तर आधुनिक विश्लेषण का स्वरूप है। तो क्वीर सिद्धांत मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने उसमें लिख दिया था, क्वीर सिद्धांत क्या है। तो क्वीर सिद्धांत मैंने बताया था कि क्वेश्चन आएगा, और दूसरा जो आलोचनात्मक सिद्धांत तो नहीं होगा क्योंकि ये 9 मार्क्सवाद से संबंधित है। रूपक सिद्धांत ये भी नहीं होगा। तार्किक चयन का सिद्धांत ये भी रेशनल चॉइस थ्योरी नहीं होगा, इसमें डंकन ब्लैक वगैरह आते हैं, ये तो नहीं है, ठीक है। जब हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग थ्योरी को हम स्टडी कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1241वां नंबर का क्वेश्चन है, निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल ट्रुथ के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए, यह कथन किसका केंद्रीय विषय है। तो मैंने अभी आपको इतनी देर से ये समझा रहा हूं कि सार्वभौमिक सत्य को कौन नकारता है, निरपेक्षता को कौन नकारता है, एब्सोल्यूट को कौन नकारता है, ऑब्जेक्टिविटी को कौन नकारता है। तो ये सब कौन नकारता है, उत्तर आधुनिकतावाद नकारता है, ठीक है। नारीवाद नहीं है इससे संबंधित, रूढ़िवाद नहीं है, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिया कि आप जो मैं बताता हूँ स्टार बना के, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में किसी भी चीज को ना लीजिए। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद का टॉपिक आपका क्लियर होता है आज यहाँ पे। और आपका एक टॉपिक और रह जाएगा पर्यावरणवाद को लेकर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट डे में कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाऊँ। मैं कहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता हूँ, मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम है कि मेरे पास टाइम नहीं बच पा रहा है, ठीक है। इसलिए टाइम नहीं बच पाता क्योंकि आपके सामने देख लीजिए, टाइम ना होने की वजह से मैंने क्या किया है, मैंने बुक का फोटो खींचा है और क्या कर दिया है, सीधे बुक को यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं तो मैं इसको टाइप करके लिख देता मैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे। तो अगर आपने ऊपर के कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं कह रहा हूँ XYZ कोई भी क्वेश्चन होगा, आपसे गलती नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है और अब हम चलते हैं एक बार फिर से अपने फर्स्ट पेज की तरफ, जो कि हमारा प्री कंप्लीट कोर्स का ये लोगो है, बैनर है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें @द पॉलिटिकल फिलोसफर, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, द पॉलिटिकल फिलोसफर, @द पॉलिटिकल फिलोसफर। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट पढ़ता हूँ मैं तो मुझे थोड़ा सा मतलब खुशी सी महसूस होती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, कमेंट करते हैं। और बहुत सारे लोग देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, तो मुझे लगता है यार कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।